Please read disclaimer and follow it. In this video we are going to study about hydrology. हम हाइड्रोलॉजी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी को यदि हम वर्ड्स में डिवाइड करें तो हाइड्रो का मतलब रहता है वाटर, लॉजी का मतलब रहता है स्टडी। तो हाइड्रोलॉजी का मतलब रहेगा पानी की स्टडी। अब पानी की स्टडी जो है वो हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो इसमें मेनली क्या रहता है, वी स्टडी अबाउट द वाटर मूवमेंट, मतलब पानी का जो भी मूवमेंट जो रहता है उसको हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और ये क्योंकि इरिगेशन से रिलेटेड है हाइड्रोलॉजी, तो थोड़ा बहुत इसमें इरिगेशन भी जो है हम देखेंगे। अब ये अगला चीज़ हम देख रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये आपने स्कूल में पढ़ी होगी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या रहता है, पानी जो है अलग अलग फेसेस में ट्रैवल करता है। तो ये पहले रहेगा लिक्विड, फिर रहेगा स्टीम, फिर रहेगा गैशियस। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रैवल करता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई पॉन्ड है या कोई वाटर बॉडी है, वहाँ पे जब भी सूरज की किरण पड़ेगी तो पानी जो है अपना स्टेट लिक्विड से गैस में बदल लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा, फिर वो गैस में बदल जाएगा और उसके बाद फिर वो क्लाउड में कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन एक प्रोसेस रहती है उसमें, उससे वो क्लाउड में बदल जाएगा। फिर क्लाउड क्लाउड से फिर वो बदल के वापस प्रेसिपिटेशन, या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन, हम कह सकते हैं किसी भी फॉर्म में, रेनफॉल हो सकता है, ओले हो सकता है, स्नो हो सकता है, उस फॉर्म में वो वापस से नीचे अर्थ पे आएगा और वापस से जो है कलेक्ट हो जाएगा। अभी इसका एक फॉर्म और है कि आइस में भी हो सकता है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहेगी तो आइस में भी वो जम सकता है। ठीक है, तो तीन तरह के स्टेज रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस तरह ये स्टेज में अर्थ की जो नेचुरल साइकिल है उसमें वो घूमता रहेगा। इस साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब ये जो अलग अलग फेस हैं, गैस, स्टीम, लिक्विड या स्नो, या हम कह सकते हैं सॉलिड, अलग अलग फेस में पानी रहता है। अब हर फेस में पानी अलग अलग समय के लिए रहता है। ठीक है, तो ये जो हर फेस में पानी रहता है उसे हम कहते हैं, जितने समय के लिए रहता है उसे हम कहते हैं रेसिडेंस टाइम। तो हर फेस का रेसिडेंस टाइम अलग रहता है। हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन क्या रहता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब रहता है पानी का आना, मतलब पानी गिर रहा है। एवापोरेशन में क्या रहता है, पानी जाता है। ठीक है, अब ओशियन में हम क्या देखते हैं कि एवापोरेशन ज़्यादा रहता है और प्रेसिपिटेशन कम रहता है। और लैंड में हम क्या देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा रहता है और एवापोरेशन कम रहता है। तो जो भी अलग अलग लोकेशंस है उसके अकॉर्डिंग भी रेसिडेंस टाइम जो है वैरी करता है। आगे हम देखते हैं कैचमेंट एरिया क्या रहता है। कैचमेंट एरिया, जैसे जब भी पानी गिरता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो वो कलेक्ट कहाँ पे होगा, जिस तरफ स्लोप रहेगी। ठीक है, तो स्लोप से वो कलेक्ट होगा और धीरे धीरे छोटी जो स्ट्रीम है उसमें जाएगा और धीरे धीरे जितनी भी स्ट्रीम है वो सभी एक बड़ी नदी में जाएंगी। तो इस तरह से किसी भी स्ट्रीम का या किसी भी नदी का या किसी भी नाले का कितना पानी आ रहा है उसमें, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसके कैचमेंट एरिया से कैलकुलेट करेंगे। तो उसका कैचमेंट एरिया हम, जो टोपो शीट जो रहती है, टोपो शीट में क्या रहता है कि कंटूर मैप रहता है ना। कंटूर मैप में हम देखते हैं कि किस एरिया में डिप्रेशन है, किस एरिया में हिली एरिया है। कंटूर मैप से हम देख के उसका कैचमेंट एरिया किसी भी स्ट्रीम का कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया क्या है, द पीस ऑफ लैंड विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया फॉर दैट स्ट्रीम।
इस स्ट्रीम के लिए पानी कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूट हो रहा है, कितने एरिया से कंट्रीब्यूट हो रहा है, कितने एरिया से पानी आ रहा है, उस एरिया को हम कहेंगे कैचमेंट एरिया। ठीक है, इस केस में ये जहाँ तक ये एरो दिख रहा है यहाँ तक ये कैचमेंट एरिया है। आगे हम देखते हैं रिज या फिर वाटरशेड किसको कहते हैं। तो हम खेत में देखते हैं, खेत में जो खेत को पार्टीशन करने के लिए खेत की जो बाउंड्री बना दी जाती है मिट्टी से, उसे हम कहते हैं रिज या फिर वाटरशेड। ठीक है, द पार्ट ऑफ द लैंड विच इज़ यूज टू डिवाइड द एग्रीकल्चरल फील्ड इज़ नोन एज द रिज। ठीक है, ये दो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको इस तरह मिट्टी का ऐसा ढेला बना दिया है, तो उसे हमने रिज या वाटरशेड बोला है। अगला टॉपिक हम देखते हैं वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन क्या रहता है, ये एक इक्वेशन रहता है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि जितना भी मास हम देते हैं उतना ही, जितना इनफ्लो रहता है उतना आउटफ्लो रहता है, मतलब मास सेम रहेगा आने में और जाने में। ठीक है, और यदि हम देखते हैं कि यदि इनफ्लो और आउटफ्लो में कुछ डिफरेंस है तो वहाँ वो क्या कहलाएगा, स्टोरेज कहलाएगा, मतलब उतना पानी क्या हो गया है, कहीं पे स्टोर हो गया है। ठीक है, यदि इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हैं तो स्टोरेज कितना रहेगा, ज़ीरो, है ना। आइडियली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत स्टोरेज हो ही जाता है। आगे हम देखते हैं वाटर वर्ल्ड बैलेंस, वर्ल्ड वाटर बैलेंस। ठीक है, तो इसमें हम पानी की कितनी, अर्थ में पानी की कितना क्वांटिटी है वो हम देखेंगे। तो टोटल पानी जो है अर्थ पे है 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब वाटर, है ना। 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब पानी है। ये पूरा पानी कितना है, ये पूरा पानी अर्थ के 3/4 भाग को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें से ये जितना पानी है उसमें से 97.5% सलाइन है, मतलब कि नमकीन है, समुद्र का पानी है, और 2.5% क्या है, ड्रिंकेबल है, पीने लायक है। ठीक है, और इस 2.5% यदि हम इसका करते हैं तो वो आता है करीब 35 मिलियन किलोमीटर क्यूब, है ना इसका। इसमें से 10.6 मिलियन किलोमीटर क्यूब लिक्विड है और 24.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब फ्रोज़न है, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे वो जमा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल बात की पूरे अर्थ के कितना पानी जमा है। थैंक यू।